गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों के मेरे टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज अ फिजियोलॉजी ऑफ मसल। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल में हम 3 स्टेप में स्टडी करते थे जिसमें हमने 2 स्टेप ऑलरेडी पढ़ लिए। आज हम लोग बात करेंगे हमारे थर्ड स्टेप के बारे में दैट इज अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मतलब है यहाँ पर जो फिलामेंट होंगे, आपके फिलामेंट 2 होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उन दोनों ही फिलामेंट में क्या होगा, स्लाइड होती है। स्लाइड समझते हैं, मतलब 2 हैं इस तरह से, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे इस तरह से। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? प्राइमरी सेकेंडरी आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर एक नॉर्मल सा एक वो बना दूं डायग्राम, एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं आपकी बुक में से देखकर। ठीक है, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा मुझे, आप लोग मेरे साथ बनाते जाइएगा फिर।
बना लिया। देखिए क्लास, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था उसमें कपलिंग हुई थी। कपलिंग भी कैसे होती थी? जो मायोसिन का हेड होता था, मायोसिन के हेड में दो एक्शन साइट प्रेजेंट होते थे, एटीपीएस और आपका एक एक्टिन साइट, ठीक है, जिसमें जाकर वो एक्टिन के साथ जुड़ जाता था। ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली थी। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में, तो पहले तो यही पता होना चाहिए दी किसने थी। तो इसे देने वाले ये वाला लाइन हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, हाँ बिल्कुल, एएफ हक्सले एंड नीडेरिंग। इन्होंने, साथ में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हक्सले एंड हैंसन, ठीक है। इन्होंने अलग अलग थ्योरी दी थी इसके बारे में, वो भी 1954 में। तब दी थी 1954 में। इन्होंने अलग दिया था, इन्होंने अलग दिया था, बट लेकिन बात सेम कहा था। सिर्फ और सिर्फ अपनी थ्योरी अलग देने के लिए थोड़ा सा चेंजेस कर देते, नथिंग एल्स, बट बात उन्होंने एक ही कहा था। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि ये होते हैं आपके मसल फाइबर, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, यही होता है, ठीक है। अब इनमें होगा क्या, ये जो आपका आई बैंड होता है, आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। आइसोट्रोपिक बैंड में भी मैंने यहाँ पर फिलामेंट्स आप लोगों के सामने बनाए हुए थे, मायोसिन और एक्टिन, दोनों आप लोगों के सामने बने हुए थे, ठीक है। मायोसिन होंगे तो किसमें होंगे, आपकी प्राइमरी में, मतलब ये रहा आपका प्राइमरी में, ये बना होगा आपके मायोसिन, वहां से रफ कर दिया इसीलिए यहाँ लिखना जरूरी है, और दिस इज द एक्टिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो अब होता क्या है, जैसे ही इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने की चांसेस कब होती है, कब होगी? देखिए आप लोगों ने लास्ट टर्न पे सीखा था, यहां पर सेकेंडरी फिलामेंट है, ठीक है, नीचे भी आपके सेकेंडरी फिलामेंट होते हैं, ये देखिए, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके मायोसिन, ठीक है, ये दोनों तरफ प्रेजेंट रहते हैं, पहली खास बात समझ में है, टेडपोल शेप बताया था ना इसका। अब ना सिर्फ इस तरह से, बल्कि ये आपके अगर यहाँ पर सेकेंडरी फिलामेंट हैं तो इनका हेड आपका इस तरफ पर भी मौजूद होगा, समझ में आ रही है ना। हम लोग भाई मूवमेंट सिर्फ आगे ही नहीं करते, हम पीछे भी करते हैं,
समझ में आ रही है? तो मतलब आगे करने के लिए हमें अलग टाइप की कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, पीछे करने के लिए अलग टाइप की कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ये दोनों ही टाइप से आपको देखने के लिए मिलेंगे। होगा वही, होते सेम है, टैडपोल की ही शेप के होंगे, इसमें भी दो एक्शन साइड प्रेजेंट होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर ये डिफर करेंगे, तो वो है आपके कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर। जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस दौरान क्या होता है, एसआर में से कैल्शियम आयन बाहर निकलते हैं और वो किससे बाइंड कर जाते हैं, ट्रोपोनिन सी के साथ। ट्रोपोनिन सी आपके ट्रोपोमायोसिन को हटा ले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के बाइंडिंग साइट खुल जाते हैं या दिखने लगते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के ये जो आपके मायोसिन हेड होता है वो उसके साथ जुड़ जाता है और एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता था। फॉर्म करने कंडीशन में क्या होगा, अब ये इसको पुल करेगा एक डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में या फिर उस डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर अब जैसे ही इसने पुल किया तब हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये जो दो बैंड्स होते हैं, ठीक है ना, डार्क बैंड और लाइट बैंड, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे। क्लियर है? स्लाइड करने का मतलब है, यहाँ पर देखिए अभी तो ये रिलैक्सेशन कंडीशन में है, ठीक है, जब किसी टाइप कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिला है। ए बैंड में प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी फिलामेंट, जबकि आपके लाइट बैंड और डार्क बैंड दोनों में आपके सेकेंडरी फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। यही बताया था, जिसमें ये दोनों क्या शो किया है, दैट इज अ जेड लाइन, ठीक है, लाइट बैंड का जो बीच वाला एरिया होता है, जानते हैं आप सब। अब होगा क्या, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के लिए ही मैंने टर्म लिखवाया, दैट इज अ सार्कोमियर, ठीक है। लेकिन अब जब क्या करेंगे, आपके स्लाइड करते हैं, ठीक है, ये था आपका डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, ये यहाँ पर आपका एच जोन होता है। क्लियर है? तो जब ये यहाँ पे स्लाइड करते हैं ना, तो इनकी जो लेंथ होती है उसमें चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। जब किसी चीज को खींचेगा तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर इनके ये जो आप बैंड्स देख रहे हैं इनकी लेंथ में यहाँ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। क्या चेंजेस होंगे, ये जो आई बैंड होता है, ठीक है, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, आई बैंड बिल्कुल नहीं रहता। क्लियर? आई बैंड में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। साथ में जो आपका ए बैंड था डार्क बैंड, डार्क बैंड में बीच का थोड़ा लाइट एरिया जैसे हम बोलते हैं एच जोन, ठीक है, एच जोन भी जो होता है उसकी भी लेंथ में चेंजेस होते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस दौरान एक तो आई बैंड चेंज होगा आपका, साथ में डार्क बैंड में जो यहाँ पर लाइट एरिया होता है वो भी लाइट बैंड के जैसा ही होता है, थोड़ा हल्का होता है, ठीक है। तो इन दोनों ही एरिया में आप लोग देखते हैं कि उसमें क्या हो जाएंगे, चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। क्या नहीं रहता, तो दैट इज अ ए बैंड आपका एज इट इज रहेगा। सिर्फ एच जोन जो है वो भले इधर उधर हो जाएगा, बल्कि ये इसके साइज में कोई भी देखने के लिए नहीं मिलेगा डिफरेंस, ठीक है। मतलब इसकी लेंथ में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब ये आप एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी। क्लियर है? तो स्लाइडिंग के टाइम पर जो हमें डायग्राम देखने के लिए मिलेगा वो कुछ कुछ ऐसा होगा। कहने की बात यह है कि इसमें से लाइट बैंड जो है बिल्कुल हट जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए जितने भी डार्क बैंड होते हैं ये एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, ठीक है, और रिलैक्सेशन स्टेट में फिर से अपनी रेस्टिंग स्टेट को फॉलो अप कर लेंगे। क्लियर है? मतलब जैसे ये थे अपने रिलैक्स स्टेट में वैसे ही फिर से ये आ जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज दी थी आपके इन साइंटिस्ट ने, ठीक है, 1954 में, जिसे हम बोल देते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आपकी बुक में बड़ा बहुत हौच पौच करके दी हुई है ये चीजें, और बहुत ही बेकार पढ़ा था नहीं। इतनी छोटी सी बात को उन्होंने पूरी मैकेनिज्म स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक फिर से पकड़ा दिया है आपकी इसमें थर्ड पॉइंट में। बकवास है, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझ में आया? कोई परेशानी? एक बार फिर समझ लीजिए, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्चुअली कुछ नहीं है, इसमें फिलामेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने की वजह से आपके एच जोन में और लाइट डार्क जो बैंड है आपका, सिर्फ लाइट बैंड मतलब आपका आइसोट्रोपिक बैंड,
उसकी लेंथ में चेंजेस होते हैं और किसी प्रकार कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। साथ में जब इनमें चेंजेस हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके सार्कोमियर भी फिर चेंज हो जाएगा, उसकी तो लेंथ में चेंज होगी जब लाइट बैंड आपके चेंज हो रहे हैं तो। क्लियर है? हाँ जी, हाँ पूछे। हाँ जी, क्या चीज मैं समझी नहीं। देखो मैं तुम्हारी बात को समझ रही। ये चीज जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये किस वे में होगा, इस टाइप से, है ना, और ये हो जाएगा इस वे। समझ में आ रही है? एक किसमें, ये एक एक फिलामेंट में एक नहीं, दो फंक्शनल साइड पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? ये पूरा जो फिलामेंट बोल रहे हो ना, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ना अच्छे से, तो पता है आपको कैसे देखने को मिलेगा ये डायग्राम? ये क्लियर हुआ ना आप सभी स्टूडेंट्स को? मैं इस बात को थोड़ा क्लियर करूं, देखो यहाँ पर ये है आपकी सेकेंडरी, बना लेना अच्छे से आप लोग। क्लियर है? आपका जो पॉइंट है वो ये है कि एक तो इस टाइप से होगी, ये समझ में आ रही है, एक होगी ये एक ही मायोसिन में है क्या? अरे ये जो है ना, ये एक मैंने जो बनाया है, दिस इज मतलब ये है आपका मायोसिन, ये है आपका मायोसिन, ढेर सारे मायोसिन मिलकर है ना वो पूरा आपका प्राइमरी फिलामेंट बनाएंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ, जैसे मैंने कल बताया था, ये क्या है, जी प्रोटीन, जी प्रोटीन मिलकर एफ प्रोटीन बनाते हैं, बहुत सारे मायोसिन से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल। और ये हर एक क्या है ना, एक एक से जाके अटैच हो जाता है ये, तभी कॉन्ट्रैक्शन, भाई एक साथ अब किसी चीज को पुल करेंगे तभी होगा कॉन्ट्रैक्शन। अब क्लियर है? हाँ, मतलब एक नहीं होते हैं पूरे, उसमें बहुत सारे मायोसिन होते हैं। अब क्लियर है? चलें तो लिखें जरा आप, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, this theory was given by Huxley and Niederer. And Huxley and Hansen. आप इन चार साइंटिस्ट को दो अलग अलग ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, वरना आप एक साथ चार कर देंगे। In 1954, लिखिएगा, this type of contraction is, this type of contraction is not uniform, not uniform throughout the sarcomere, जितने भी sarcomere हैं सभी में नहीं होगा, ठीक है, हमें जिस टाइप का मूवमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, the thin filament of the muscle fiber, thin filament मतलब सेकेंडरी फिलामेंट की बात चल रही है, thin filament of the muscle fiber slide past the thick myosin filament, slide past the thick myosin filament, ठीक है ना, मायोसिन की तरफ वो स्लाइड कर जाएगा।
This theory introduced a न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस ब्रिज। मतलब यहाँ पर ये एक नया ही कॉन्सेप्ट बनाता है क्रॉस ब्रिज के लिए। ठीक है, इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिलामेंट के बीच में जो बनता है, ठीक है। क्रॉस ब्रिज आर formed between two filaments when actin and myosin form a protein complex मतलब एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया है। by attachment of myosin head on the actin filament, attachment of myosin head on the actin filament Huxley and Niederang in their hypothesis stated that dye bands are composed of actin filament and A bands of myosin filament. And during contraction, the actin filaments move into the A bands between the myosin filament. Each myosin head has two binding sites, one for ATP and other for actin. Once ATP is attached to myosin, it gets hydrolyzed and myosin uses the released energy to move मतलब मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है ये एटीपी, एंड बाइंड्स वीकली
टू अ पार्ट एंड बाइंड्स वीकली, बहुत कमजोर तरीके से, to a part of actin binding site, a part of actin binding site, and the remainder is blocked by, and the remainder, जो remainder बचती है ना आपकी बचे हुए ADP जो है, is blocked by tropomyosin. The calcium released from SR sarcoplasmic reticulum, after it is depolarized now, binds to troponin C on actin filament. The calcium ion troponin complex cause, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना कैल्शियम आयन और ट्रोपोनिन सी का, इसकी वजह से जो ट्रोपोमायोसिन होगा वो हट जाएगा, वहां से स्लाइड कर जाएगा. Cause tropomyosin to slide and block the actin binding site. The unblocking of actin binding site allows the myosin heads to come closer and myosin now binds to actin. Myosin heads releasing inorganic phosphate and initiate a power stroke. This power stroke moves actin filament inwards and shortens the sarcomere. मतलब sarcomere का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा क्योंकि आई बैंड उसमें से बिल्कुल गायब है, इसलिए shorten the sarcomere. As calcium ion are pumped back actively, ठीक है, actively pump किए जाएंगे, pump back into the SR
they are no longer present to bind to tropomyosin and the tropomyosin block the binding site again. ठीक है, सफिशिएंट इतना. नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. इसमें फर्स्ट होता है जो हमारा फूड स्टफ होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा. समझ में आ रही है क्यों? हम जो भी भाई कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. एनर्जी के लिए हमें किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी. एटीपी के लिए हमें क्या चाहिए होगा? आपके फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन जब तक नहीं होगा आपको एटीपी नहीं मिलेगी. समझ में आ रही है? तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है. इसमें डैश करके लिखिएगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड provides the ultimate energy for muscle contraction. Next heading muscle phosphogens. एक सेकंड. मसल फॉस्फोजेंस. देखिए क्लास, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं मसल फॉस्फोजेंस के बारे में. मसल फॉस्फोजेंस क्या होते हैं? हमारी मसल्स में आप लोग जानते हैं हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी कॉन्ट्रैक्शन के लिए. तो या तो फूड स्टफ के ऑक्सीडेशन के थ्रू हमें मिल सकता है या फिर वो एनर्जी हमें प्रोवाइड कौन कराता है? फॉस्फोजेंस. ठीक है ना? हमें एनर्जी किस चीज के फॉर्म में मिलती है? तो वो मिलती है एटीपी, मतलब मैं ये कहूँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में मिलती है ना? तभी तुम्हारा एटीपी टूटता है एडीपी में और मोनोफॉस्फेट में. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब तुम्हें एनर्जी जो मिल रही है दैट किसकी वजह से मिल रही है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की वजह से. कहने की बात ये है या तो वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमें हमारा फूड स्टफ दे दे या फिर कोई दूसरी चीज दे. हमें मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है तो हमारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जिससे हमें एनर्जी मिले. क्लियर है? तो या तो हमने उससे मिल गई ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ से या फिर मिलती है हमें फॉस्फोजेंस से. क्योंकि हम लोग कौन है भाई? वर्टिब्रेट्स हैं. तो वर्टिब्रेट्स में यहाँ पर आ जाता है फॉस्फेट क्रिएटिन. ठीक है? फॉस्फेट क्रिएटिन या फिर क्रिएटिन फॉस्फेट के नाम से भी किसी किसी बुक में देखने के लिए मिलेगा. ठीक है ना? तो क्रिएटिन फॉस्फेट जो है इसके पास अपना एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मौजूद रहता है. समझ में आ रहा है? ये फॉस्फेट किसको दे देता है? एडीपी को. समझ में आया? इस एडीपी को देने के बाद ये क्या रह जाता है? ये रह जाता है क्रिएटिन प्लस एटीपी. समझ में आ रही है? हमें क्या चाहिए था? हमें तो एटीपी चाहिए. लो, हमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही तो चाहिए, चाहे वो हमें हमारा फूड स्टफ प्रोवाइड कराए चाहे फॉस्फोजेंस. तो ये फॉस्फोजेंस के तौर पर आपका फॉस्फेट क्रिएटिनिन या फिर आप लोग एक और टर्म देते हैं वो है आर्जिनिन फॉस्फेट. ठीक है ना?
आर्जिनिन फॉस्फेट जो होगा वो इनवर्टिब्रेट्स में देखने के जनरली मिलता है। यही वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का ही जनरली डिफरेंस है, नथिंग एल्स। वो भी यही काम करेगा, अपने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडीपी को ट्रांसफर कर देगा, जिससे खुद तो आर्जिनिन बन रह जाएगा, ठीक है, आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बना लेगा साथ में, एटीपी। क्लियर है? लिखिए जरा। Vertebrates have a backup sources of energy in the form of phosphocreatine. वही, ठीक है, phosphocreatine. It has higher phosphate group transfer. It has higher phosphate group transfer potential than ATP. ये ATP से भी जल्दी ट्रांसफर कर देता है फॉस्फेट ग्रुप, ट्रांसफर पोटेंशियल देन ATP, and can give a high energy group which combines with ADP to form ATP. ठीक है, compounds that carry high energy phosphate are known as phosphogens. मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाई लेवल फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है, उन्हें फॉस्फोजेंस बोल रहे हैं, ठीक है, फॉस्फोजेंस. Invertebrates are known to use phosphoarginine. ठीक है, इसके बाद ये वो लिख लीजिएगा अपना. हो गया. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. देखिए कुछ टाइम पहले हम लोगों के उसमें यही टॉपिक चला था, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जब इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन देखने के लिए हमें मिलता है. और ये लैक्टिक एसिड कहाँ पर स्टोर्ड हो जाता है, एक्यूमुलेट कहाँ हो जाएगा, आपके मसल्स में, जो आगे तो पेन क्रिएट करता है. ठीक है,
बिल्कुल। किया ना सभी ने? देखिए क्लास, यहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी बात की हुई है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कब होता है और कैसे होगा, ठीक है ना। जब हम लोग बात करें तो हमारी सेल में टू टाइप्स के आप साइकिल पढ़ते हैं, एक होता है ग्लाइकोलिसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल। कहने की बात यह है, कोई भी आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में किस में कन्वर्ट होता है? पायरोविक एसिड में। पायरोविक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, ये हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। टू मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसके बाद फिर पायरोविक एसिड के पास दो ऑप्शन होते हैं कि इस पायरोविक एसिड को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, एरोबिक कंडीशन में या फिर एनएरोबिक कंडीशन में, ठीक है। अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाएगा ये, तो कंस में चला जाएगा, वो वहां चला जाता है आपकी क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, या फिर सीटीएस, ठीक है ना। तो यहाँ बात करें तो या तो सीटीएस में जाएगा ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहां पे उसका फुली कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जहां पे कंप्लीट कितने बन जाते हैं? 38 मॉलिक्यूल ऑफ, हाँ क्लियर है। दूसरी खास बात, जब हम लोग बात कर रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंटीज है, मतलब हमारी एनएरोबिक कंडीशन में, क्लियर है, तो उसमें जो ये पायरुविक एसिड है, ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं तो सबका कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो कंप्लीट नहीं होगा तो उस वक्त हमें क्या देखने के लिए बोलेगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की लैक रहेगी, कमी रहेगी। उस वक्त ये आपका पायरुविक एसिड जो है, ये आपके H आयन के साथ मिलकर आपके लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में। कोई परेशानी नहीं, साथ में कुछ आपके ऑक्सीडेज एंजाइम बना लेते हैं, बट हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज द लैक्टिक एसिड। ये इसने बना लिया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पर स्टोर हो गया? हमारे मसल्स में, क्लियर। अब हमने क्या किया? हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, ठीक है, या हम कहते हैं हमने रेस्ट भी नहीं किया। उस वक्त ये लैक्टिक एसिड जो है बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक तो वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है और साथ में बना लेता है आपके ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर्ड रहता है आपके
लिवर में। कहने की बात ये है, ये जो आपका लैक्टिक एसिड था, ठीक है, मसल्स में से कहाँ ट्रांसफर हो गया आपका, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, या मैं ये कहूँ यहाँ पे ब्लड जो बह रहा है, ठीक है ना, मतलब आपकी जाहिर सी बात है भाई, जहाँ मसल्स हैं, मसल्स के यहाँ पर ब्लड भी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ से लैक्टिक एसिड कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, ब्लड में ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ ब्लड से होते हुए वो कहाँ गया है फिर, लिवर में। लिवर में वहां पर उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है फिर, ग्लाइकोजन में, ठीक है। अब जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी चीज के लिए, तब क्या करते हैं, ये जो ग्लाइकोजन होता है भाई, उसको फिर किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपके ग्लूकोज में। क्लियर है। यहाँ पर डायरेक्ट शो कर दिया गया है, आपके CO2 और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। जो आपका ग्लूकोज था, फिर से उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दिया, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल ही बनते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट शो कर दिया गया है कि ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ने फिर किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद फिर से उसमें क्या कंडीशन देखने के लिए मिली, ग्लाइकोलिसिस, आफ्टर दैट CTS साइकिल, और फिर बाद में आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बीच में से ये मिस कर दिया गया है एक स्टेप, तो उसको समझ रहे हैं आप सभी कि किस तरह से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो पूरी साइकिल होती है, साइकिल मीन यहाँ आपके मसल, ब्लड एंड लिवर, ठीक है, इन तीनों में कन्वर्ट होता है। आपके लैक्टिक एसिड मसल में थे, यहाँ से ब्लड में गए, ब्लड से लिवर में ग्लाइकोजन में चले गए। ग्लाइकोजन की जो बनने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। ग्लाइकोन्यूजेनेसिस के बाद फिर से ग्लूकोज में जब हमें जरूरत पड़ी ग्लूकोज की, तो फिर उसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वो ब्लड में, ब्लड से फिर से हमारे मसल्स में हमने उसको एज अ यूज कर लिया। क्लियर है। ये जो पूरी साइकिल बन रही है इसे हम बोल देते हैं कोरी साइकिल। ये बिल्कुल कोरी होती है, इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है, एक्चुअली बहुत सिंपल साइकिल होती है ना, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं कोरी साइकिल। क्लियर है। ठीक है क्लास, तो फिर काम करते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कोरी साइकिल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल बात करते हैं, ठीक है। ये समझ में आई पूरी कोरी साइकिल किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।